अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा, कि जैसा हमारा सेशन चल रहा था मरूज़ी से मुतल्लिक, कि मशक़ी मारूज़ी भी जितनी होगी, नाइन्थ का जो न्यू सिलेबस आया उसमें से मशक़ी मारूज़ी जितनी भी हो गई, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हो गए, जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं जिनके, या मतलब कि जिनसे बच्चों की तैयारी हो सकती है अच्छी सी, आपकी तैयारी हो सकेगी अच्छी सी, और आप अच्छा नंबर अचीव कर सकेंगे। तो पहले हम बायो के देख चुके हैं, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे पास, मादे की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ। ठीक है, तो सब 35 एमसीक्यूज़ हैं इसके चैप्टर नंबर 1 के। आसान आसान से एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप इनको अपने जहनों में रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि चैप्टर नंबर 1 आपको भूलेगा कभी। ठीक है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप मश्क से ज़्यादा जो किताब के अंदर लिखा हुआ है चीज़ें, सबक के अंदर लिखी हुई चीज़ें, उनको याद करें। ठीक है, उसके अलावा सवाल नंबर 1 की तरफ मुड़ते चलें, पढ़ें तो उसको क्या जवाब आएगा हमारा, कि शॉपिंग बैग्स जो हैं, शॉपिंग बैग्स यानी कि शॉपर वगैरह हो गया। जब हम किसी फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो हम फ्रूट लेते हैं तो उसके साथ वो शॉपर देता है, शॉपर को हम कहते हैं शॉपिंग बैग्स। ठीक है, शॉपिंग बैग्स के मज़र असरात के मुताला का ताल्लुक़ केमिस्ट्री की किस शाख से है? अब ये देखो, शॉपिंग बैग्स आ गया। शॉपिंग बैग्स अब हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, पानी और ज़मीन, या उसे अगर हम जलाते हैं तो उससे हवाई आलूदगी होती है। ठीक है, तो आलूदगी से क्या हुआ कि उसका जो है माहौल ख़राब होता है। तो सीधी सीधी बात है, हमने निशान लगा देना है माहौलियाती केमिस्ट्री पे, कि मज़र असरात जो हैं, मज़र असरात, उसको माहौलियाती केमिस्ट्री डिस्क करती है। ठीक है, वजह क्या है इसकी बताइए, कि माहौल पर कीमियाई अशिया जैसे प्लास्टिक बैग्स के असरात और आलूदगी का मुताला माहौलियाती केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कौन सा पॉलीमर इंसान का बनाया हुआ है यानी सिंथेटिक है? स्टार्च। अब स्टार्च को देखो कि स्टार्च जो है, हम जो रोटी खाते हैं ना, उसमें पॉलीमर होता है स्टार्च। ठीक है, उसके बाद ये आ गया प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है कि जितने भी गोश्त हैं, गोश्त की जितनी भी किस्में हैं, उसमें प्रोटीन होता है लाजमी। सेलुलोज तो होता है ना पौधों के अंदर। ठीक है, बायो वाले जैसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब बाकी बच गया पॉलीस्टायरीन। ठीक है, पॉलीस्टायरीन तो ये सिंथेटिक है। ठीक है, वजह क्या बताइए? पॉलीस्टायरीन एक मसनूई मैन मेड पॉलीमर है, जबकि स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज कुदरती पॉलीमर्स हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ मुड़ते चलें, तो कौन सी शय के क्रिस्टल की एलोट्रॉपिक शक्ल रोम्बिक है, मतलब कि क्रिस्टल बनेंगे वो। ठीक है, तो एक डायमंड की तरह होनी चाहिए शक्ल। अगर हम रोम्बिक शक्ल देखते चले ना, मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि रोम्बिक शक्ल, ठीक है, रोम्बिक, ये आ गया। तो रोम्बिक शक्ल इस तरह होती है। ठीक है, ये हमारे पास रोम्बिक शक्ल आ गई। ठीक है, इस तरह रोम्बिक। ठीक है, तो उसने क्या जवाब दिया है? उसने दिया है ब्रास भी नहीं है, सल्फ़र है। कहता है कि सल्फ़र है। सल्फ़र एलिमेंट के 2 अहम एलोट्रॉपिक शक्ल हैं, एक तो रोम्बिक है और दूसरा मोनोक्लिनिक है। ठीक है, यानी कि वो क्रिस्टल्स भी बनाता है और नीडल टाइप क्रिस्टल भी बनाता है। मोनोक्लिनिक हम उसे कहते हैं। ठीक है, रोम्बिक शक्ल आपने देख लिया, ये सारा रोम्बिक शक्ल है। ठीक है, रोम्बिक। ठीक है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, बस सल्फ़र ही देख लें कि सल्फ़र एलिमेंट की 2 अहम एलोट्रॉपिक शक्ल हैं। ठीक है, एलिमेंट एक है लेकिन शक्लें 2 हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 4 पे आते हैं, दर्ज झैल में से कौन सा माया कोलाइडल सोल्यूशन है? दूध, भीगे हुए बुझे हुए चूने का सोल्यूशन, सिरके का सोल्यूशन, पानी में सिल्वर क्लोराइड का मिक्सचर। अब ये देखो, कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके ज़रात हकीकी सोल्यूशन से बड़े हों और सस्पेंशन से छोटे हों। तो हम क्या कहेंगे कि दूध
इसने दूध को ही मेंशन क्यों किया, जवाब इसका दूध ही क्यों आया, क्यों? क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन के ज़रात होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं और भी बहुत सी फ़ैट्स होते हैं, यानी कि और भी बहुत सी फ़ैट्स यानी कि लिपिड वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे वो ज़रात हकीकी सलूशन से बड़े होते हैं, ठीक है। तो दूध इसका आंसर है। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आते चलें तो वो कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सा मिक्सचर गैर होमोजीनियस है, यानी हेट्रोजीनियस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सलूशन ये होमोजीनियस है, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में सलूशन। अब हेट्रोजीनियस सलूशन को देखो, हेट्रोजीनियस सलूशन नहीं कह सकते, सॉरी, मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ना, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें उसके अंदर डली हुई हर चीज़ अपनी अपनी शक्ल कायम रखे, यानी हर चीज़ हमें अपनी शक्ल में कायम मिले, ठीक है। गरम चॉकलेट ये भी नहीं, कंक्रीट का मिक्सचर। अब वो वजह क्या बताता है इसका कि कंक्रीट एक गैर होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ अज्जा सीमेंट, रेत, बजरी अलग अलग नज़र आते हैं, ठीक है। ऐसा ही है बिल्कुल। सवाल नंबर 6 की तरफ मुड़ते चलें तो कहता है कि जब किसी शय के छोटे नज़र आने वाले ज़रात को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। अब ये देखो, रेत है ना, मुझे लग रहा है कि इसके ज़रात छोटे हैं, ठीक है, तो मैं उसे पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा कि वो जो ज़रात हैं आपस में क्या कहते हैं पानी में हल नहीं होंगे, ठीक है। हिलाते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मिट्टी के ज़रात या रेत के ज़रात पानी में हल हो गए हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देंगे तो वो नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हकीकी या खालिस सलूशन तो नहीं हो सकता, कोलाइड सलूशन भी नहीं हो सकता, सैचुरेटेड सलूशन भी नहीं हो सकता। हाँ, बहरहाल सस्पेंशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में सॉल्यूट के ज़रात हल नहीं होते और इन्हें आम आँख से देखा जा सकता है, ठीक है, आम आँख से देखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 7 पे आते हैं हम। पोटेशियम क्लोरेट KClO, ठीक है, पोटेशियम KCl नहीं है, KClO3, ठीक है, की पानी में हल पजीरी 40 सेंटीग्रेड पर 2.13 है। दर्जा हरारत कम करने से इसकी हल पजीरी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सॉल्युबिलिटी वाला क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब कहता है कि 40 सेंटीग्रेड पे इस कंपाउंड की जो हल पजीरी है वो 2.13 ग्राम है, यानी 40 सेंटीग्रेड पे 2.13 ग्राम वो हल हो रहा है। लेकिन अगर हम दर्जा हरारत को कम करेंगे तो वो कितना होगा, मतलब कि 30 दर्जा हरारत कर दें तो कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है, सॉल्युबिलिटी में कोई तब्दीली तो होगी, क्योंकि 40 सेंटीग्रेड पे 2.13 ग्राम हल हो रहा है तो तब्दील तो होगी ना, जैसे ही हम टेम्परेचर दर्जा हरारत नीचे रखेंगे, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, नहीं, ऐसा नहीं, सॉल्युबिलिटी कम होगी। वजह ज़्यादातर नमकियात क्या दर्जा हरारत कम करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वही बात आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते चलें। आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च और पानी के दरमियान होने वाले रिएक्शन की रफ्तार का मुताला कर रहे हैं, यह किसकी शाख है, ये किस शाख से मुतल्लिक है, यानी कौन सी शाख है जो इस सब चीज़ को डील कर रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें ना जो रिएक्शन हो रहा है आपस में, ये फ़िज़िकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका फ़िज़िकल केमिस्ट्री पे मुताला करेंगे। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सॉरी, फिज़िकल रिएक्शन नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन की रफ्तार, ठीक है, का मुताला फ़िज़िकल केमिस्ट्री। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी केमिस्ट्री की शाखें हैं ना, इनको आप रट लें, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा MCQs जो चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे इसी में से आएंगे। और क्या कहते हैं कभी कभार जो पेपर बनाने वाला है उसका दिमाग फिर जाता है और वो ये भी कह सकता है कि इन केमिस्ट्री की शाखों का मतलब कि मुझे तफसीली जवाब दें, तो आपने लिखना है लाजमी, ठीक है। इन शाखों की जो तारीफ़ें पूछेगा वो आपने लिखनी है लाजमी, ठीक है। सवाल नंबर 9 पे आते हैं। किसी मादी शय में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड की फ़ीसद मिक़दार मालूम करने को क्या कहते हैं, ठीक है, फ़ीसद मिक़दार, ठीक है।
मादे की साख्त बिल्कुल नहीं कह सकते, मादे की एलोट्रॉपी भी नहीं कह सकते, मादे की सॉल्युबिलिटी भी नहीं कह सकते, सॉल्यूबल तो नहीं है, फ़ीसद मिकदार है यहाँ पे। तो मादे की तरतीब, कंपोजिशन, वो किस तरकीब के साथ वो बने हुए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें फ़ीसद मिकदार मालूम करना, यानी मादे की तरकीब मालूम करना, ठीक है। किताब के सफ़ा नंबर 2 के मुताबिक एलिमेंट्स और कंपाउंड की फ़ीसद मिकदार मालूम करना तरकीब कहलाता है, ठीक है, मादे की तरकीब कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सफ़ा नंबर 2 पे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सवाल नंबर 10 की तरफ मुड़ते चलें। केमिस्ट्री की किस शाख में ऐसे कंपाउंड का मुताला किया जाता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कीमियाई बॉन्ड मौजूद नहीं होते? कार्बन और हाइड्रोजन में कीमियाई बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई इसने क्यों जवाब दिया, ये वजह हम पढ़ते हैं इसकी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बग़ैर तमाम अनासिर और मुरक्कबात, मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड, साल्ट्स का मुताला होता है, ठीक है। ये है इसका वजह, ठीक है, इसकी वजह ये है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ भी पढ़ें ना, तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, ठीक है। तो इसका जवाब आता है बे आंसर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल नंबर 11 की तरफ मुड़ते चलें। मुदर्जा झैल में से किस कंपाउंड का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं है? मीथेन, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। मीथेन भी केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट नहीं है। क्यों है भाई? मतन के मुताबिक, यानी किताब के मुताबिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स शामिल नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक में होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि किसी दूसरी शाख में होंगे। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 12 की तरफ आते चलें कि मुख्तलिफ मादी अशिया में अनासिर का इर्तिका, कंसंट्रेशन आ गई, अनासिर की इर्तिका, कंसंट्रेशन और अलहदगी मालूम करने वाला शोबा कौन सा है, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। जियो केमिस्ट्री, जियो मतलब हमारी ज़मीन है, ठीक है। फल्की, आसमान पे तो नहीं जाएंगे। न्यूक्लियर में भी मतलब कि ये भी दूसरी ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम तजर्बात वगैरह करते हैं, ठीक है। सारे तजर्बे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री या तजर्बाती केमिस्ट्री, ठीक है, में अशिया का कीमियाई तजर्बा करके अनासिर की शनाख्ती और मिक़दारी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 की तरफ आते चलें। ज़मीन के अज्जाए तरकीबी, मादनियात और इनके नक्शे, जियोग्राफिकल मैपिंग बनाने का मुताला किस शाख में होता है? फलक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ज़मीन की बात हो रही है। जियो केमिस्ट्री, हाँ, जियो का मतलब है ज़मीन, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, अब जियो केमिस्ट्री है, ठीक है। वजह क्या बताता है कि ज़मीन की मादनियात और नक्शायात का मुताला जियो केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। जियो केमिस्ट्री के आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, आयंस और इनका तामुलात का मुताला क्या कहलाता है? अब खला आ गई, ठीक है, यानी फ़लक, ठीक है। खला यानी फल्की केमिस्ट्री, एस्ट्रो केमिस्ट्री हम इसे कहते हैं, ठीक है। खला और सितारों के माहौल में पाए जाने वाले मादों का मुताला फल्की केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। सवाल नंबर 15 आ गया। ज़मीन के अंदर मौजूद पानी से इमारतों को गर्म या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर मौजूद पानी से इमारतों को गर्म या ठंडा करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, ये भी नहीं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर नहीं। कैटालिस्टिक्स नहीं। उसके बाद क्या होता है? जियोथर्मल हीट पंप इस्तेमाल होते हैं। सफ़ा नंबर 4 के साइड बॉक्स के मुताबिक जियोथर्मल हीट पंप्स इमारतों के दर्जा हरारत एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। जियोथर्मल पंप्स इसका क्या है, ठीक है। मादे की सवाल नंबर 16 की तरफ मुड़ते चलें। मादे की सबसे सादा और खालिस तरीन शक्ल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नहीं।
मिक्सचर ये भी गलत है, सॉल्यूशन ये भी गलत है, एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल याद आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड की खालिस मादे की खालिस तरीन शक्ल हैं। ठीक है, दुरुस्त जवाब क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट मादे की सबसे सादा शक्ल हैं जिसे कीमियावी तरीके से मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस की निस्बत हमेशा कितनी रहती है? ठीक है, तनासब देखना है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के फार्मूला जो है वो H2O है। ठीक है, तो हमने इसका तनासब देखना है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस की कीमत। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसका मास कितना होता है? इसका होता है 8। ठीक है, तो 1:8, 1:8 जो है इसका सही जवाब है। बे वाला जो है इसका सही जवाब है। दुरुस्त जवाब बे है। क्यों है? वजह किताब के जदूल के मुताबिक पानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेज की निस्बत 1:8 होती है किताब के जदूल में, ये देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि नोबल गैसें मसलन हीलियम और आर्गोन के मालिक्यूल में कितने एटम होते हैं भाई? कितने एटम होते हैं? सिर्फ एक एटम होता है, 2 एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं? ठीक है, नोबल गैस कहा क्या गया है? नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती भाई, अपनी दुनिया में मगन रहती हैं। ठीक है, मतलब कि इन्हें चाह नहीं होती, ये खुद ब खुद स्टेबल होती हैं। ठीक है, ये अपने से ही स्टेबल होती हैं। दुरुस्त जवाब क्या है? सिर्फ एक एटम, मोनो एटॉमिक, एक एटम होते हैं। ठीक है, नोबल गैसें गैर क़याम पजीर नहीं होती और इनके मालिक्यूल सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 19वें MCQs की तरफ मुड़ते चलें तो देखें जो इसमें क्या है? किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक से ज़्यादा कलमी इश्काल, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है? आइसोटोपी, एलोट्रोपी, क्रिस्टलाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं ना, पॉलीमराइजेशन भी नहीं, आइसोटोपी भी नहीं, एलोट्रोपी। इसकी वजह क्या है कि एक ही आंसर का, मैंने ऊपर बताया था सल्फ़र वाले में, एक ही आंसर का मुख्तलिफ़ कलमी इश्काल में वजूद पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। ठीक है, इसकी जो है तारीफ़ लाजमी कीजिएगा। ठीक है, इसकी तारीफ़ और इसकी मिसालें दो लाजमी। ठीक है, उसके बाद कहता है सवाल नंबर 20 पे आए तो कहता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट की 2 बहरूपी, अब इसने बहरूपी वाला मतलब कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एलोट्रोपिक शिकाल कौन सी हैं? डायमंड और ग्रेफाइट ये हैं कार्बन की जी। ठीक है, उसके बाद रोम्बिक और मोनोक्लेन होती हैं सल्फ़र की। ठीक है, वाटर और स्टीम ये होती हैं पानी की। उसके बाद क्या कहता है कि ऑक्सीजन और ओजोन, देखो इसमें भी O2 है, ऑक्सीजन इसमें भी प्रेजेंट है और ओजोन इसमें भी ओजोन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है। तो दुरुस्त जवाब हमारे पास क्या आया? दुरुस्त जवाब आया हमारे पास ऑक्सीजन और ओजोन। वजह क्या है? ऑक्सीजन गैस और ओजोन ऑक्सीजन एलिमेंट की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 21 पे आते हैं हम। कहता है कि बुक मिनिस्टर फ्रीकेन, ठीक है, फेक्रीन, फ्लोरीन, ठीक है यार, C60, फ्लोरीन C60, ठीक है, में कार्बन के कितने एटम्स पाए जाते हैं? ठीक है, C60, समझ आई? यहाँ पे C60 बुक मिनिस्टर, ठीक है, C60। तो देखो यहाँ पे C60, अगर गौर से देखो ना तो C60 मतलब कि कार्बन जो है यहाँ पे 60 एटम्स प्रेजेंट हैं। C60 मतलब 60 एटम प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाना चाहिए कि 60 एटम्स जो हैं वो कार्बन के प्रेजेंट हैं इसमें। तो दुरुस्त जवाब भी यही है, 60 एटम प्रेजेंट हैं। वजह क्या है? बुक मिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे काफ लिखा गया है। फ्लोरीन का फार्मूला C60 होता है जिसमें 60 कार्बन एटम्स पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स का पिंजरा नुमा दायरा बनाते हैं। ठीक है, आप देखें इसका,
ठीक है, जहाँ पे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म बनी हुई है, एलोट्रॉपिक वाला मतलब के टॉपिक है, वहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स थी, ठीक है, कार्बन्स की। एक था मेरे ख्याल में ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, ठीक है, और ये था, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लोरीन में बिजली ना गुजरने की अहम वजह क्या है? बिजली ना गुजरने की अहम वजह क्या हो सकती है भाई? इस पर कोई चार्ज नहीं होता और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये धात से बनी हुई है, धात से अगर बनी हुई होती, ठीक है, तो इस पे क्यों नहीं करंट गुजरता? इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े साइज़ या छोटे साइज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट गुज़र जाता है। ये पानी में हल हो जाती है, पानी में अगर हल होती तो पानी में करंट गुज़र सकता है, ठीक है। तो अलिफ जो है ये इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि किताब के मतन के मुताबिक फ्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं होता और ना अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बिजली मुंतकिल नहीं होती, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते और ना ही इसमें कोई चार्ज होता है, ठीक है। अब 23वें जो है एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते चलें। सल्फ़र एलिमेंट की 2 एलोट्रॉपिक इश्काल में से ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, तो सल्फ़र एलिमेंट की 2 एलोट्रॉपिक इश्काल में ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? ठीक है, सल्फ़र की हमने 2 पढ़ी थी ऊपर, ठीक है, एक थी मोनोक्लिनिक और एक थी रोम्बिक, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक जो फॉर्म होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब वो क्यों होती है? वो जब हम किताब का सफ़ा नंबर 7 पढ़ेंगे ना, मतलब कि मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दर्ज है कि मोनोक्लिनिक सल्फ़र रोम्बिक सल्फ़र से ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो अब इधर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा, तो आप ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि सवाल नंबर 24 पे अगर आ जाएं हम, कहते हैं कि हकीकी सल्यूशन, ट्रू सल्यूशन की अहम खसूसियात क्या क्या हैं? ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकते, सॉल्यूट के ज़रात दिखाई नहीं देते और फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाते हैं, ठीक है। ज़रात तह में बैठ जाते हैं, ये हमेशा गैर होमोजीनियस होते हैं। ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकते, ये तो ट्रू सल्यूशन की अहम खसूसियात नहीं है। ज़रात तह में बैठ जाते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा गैर होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकते ना भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सॉल्यूट के ज़रात दिखाई नहीं देते, ये खसूसियत है, और फ़िल्टर पेपर में से भी गुज़र जाते हैं, ये भी एक खसूसियत है। तो दुरुस्त जवाब भी यही है, ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, और जिसे माइक्रोस्कोपिक सतह पर सॉल्वेंट घुल जाता है, ठीक है। ये ज़रात जो हैं माइक्रोस्कोपिक सतह पर घुल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलें तो वो कहता है कि सवाल नंबर 25 ये है कि चाक पाउडर, ठीक है, चाक होता है ना, चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। चाक पाउडर मतलब कि उसको पीस के पानी में मिलाने से क्या हासिल होता है? हकीकी सॉल्यूशन? नहीं, ये हकीकी सॉल्यूशन नहीं हासिल होता। कोलाइडल सॉल्यूशन? नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ये भी नहीं। सस्पेंशन? ये लग रहा है ये होता है, ठीक है। क्यों? चाक का पाउडर लो, थोड़ा सा पानी में डालो, ठीक है, उसको मिक्स करो। अब तुम्हें लग रहा है कि वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, मिक्स हो गया है। अब मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता। जब तुम उसे थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो उसके जो ज़रात हैं चाक के, वो पानी की तह में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो ये है क्वालिटी सस्पेंशन की, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 26, अंडे की सफ़ेदी, एग एल्बुमिन और स्टार्च का सल्यूशन किस किस्म की सल्यूशन की मिसालें हैं? हकीकी सल्यूशन, कोलाइडल सल्यूशन, सस्पेंशन या गैर होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हकीकी सल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है, सस्पेंशन भी नहीं हो सकते, गैर होमोजेनियस भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो दुरुस्त जवाब दे रहा है कि कोलाइडल सल्यूशन। क्यों दे रहा है? अंडे की सफ़ेदी और स्टार्च के ज़रात तह में नहीं बैठते, ठीक है। अंडे की सफ़ेदी और स्टार्च के ज़रात तह में नहीं बैठते। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कल्फ होता है, कलफ देते हैं हम कपड़ों को, ठीक है। वो एक किस्म की स्टार्च होती है। अगर हम उसे पानी में घोलें ना, ठीक है, और रख दें बहुत देर के लिए, ठीक है, बराबर मिकदार में घोलें, तो वो पानी में ज़रात नीचे नहीं बैठते उसके, ठीक है, तह में नहीं बैठते। लेकिन साइज़ में हकीकी सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि पानी को वो गंदा कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या कहते हैं, पानी में हैं पड़े, तो ना ट्रू सोल्यूशन हुआ, हकीकी सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, ना ही सस्पेंशन हो सकता है, ना गैर होमोजीनियस हो सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 27 पे आते हैं। कहता है कि सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ के मुताबिक सॉल्वेंट की कितनी मिकदार कीमियाई मयार मानी जाती है। सॉल्वेंट की भाई, सॉल्वेंट की कितनी मिकदार, मयारी मिकदार मानी जाती है, सॉल्यूट की नहीं है। चाहे तुम मतलब कि 1 ग्राम की तलाश में बैठे रहो, सॉल्वेंट की पूछा है। सॉल्वेंट का हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में 100 ग्राम होता है इसका, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्वेंट का होता है। वजह क्या है, किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होने वाली सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट की मिकदार सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मखसूस दर्जा हरारत में 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो हल होती है उसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 28 पे आते हैं हम। मुदर्जा झैल में से किस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, या सिल्वर नाइट्रेट, या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी जो है सॉल्युबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है, ठीक है। कहता है कि मतन के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, की सॉल्युबिलिटी हरारत बढ़ने से कम होती है, ठीक है। उसके बाद ये 28वां हो गया हमारे पास। 29वां देखो, इसकी मैं रीज़न आपको नहीं बता रहा, इसका पूरा एक मतलब कि आप देख लीजिएगा उधर बुक के अंदर, इसकी वजह तो मैंने बता दी है, ठीक है, लेकिन इसकी ना थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, वो डिटेल देखिएगा, ठीक है। अच्छा, खुद काम करने की भी आदत डालें। क्यों? क्योंकि 9th में अक्सर बच्चों को ख़ुद ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ख़ुद पर जितना माइंड पर ज़ोर डालेंगे ना, जितना माइंड को मतलब कि स्टेबल करेंगे, या मतलब कि क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन से, आराम के अपने माहौल से बाहर निकलेंगे, उतना ही आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, 29वां MCQs हमारे पास आता है। आमतौर पर पानी में गैसों की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत बढ़ाने का क्या असर होता है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, कोई असर नहीं होता, गैस माया बन जाती है, ठीक है। दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाने से क्या असर होता है। गैस का हमेशा यही प्रोसेस है कि दर्जा हरारत कम करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब भी किसी सोडा वाटर या कोका कोला कंपनी को हम देख लें कि जब उन्होंने बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालनी होती है, तो वो दर्जा हरारत को हमेशा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखते, मतलब कि दर्जा हरारत को, सॉरी इसका नहीं, कि दर्जा हरारत को हमेशा वो कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाए उस कोका कोला की बोतल के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है दर्जा हरारत बढ़ाने से, ठीक है। अब एक काम करो कि ये आपने फ़िज़िकली देखा होगा, जो बोतलें जो हैं ना, ढक्कन खोल के दोबारा बंद करके उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है, उसकी गैस इतनी जल्दी नहीं उड़ेगी जितनी हम ढक्कन खोल के बाहर रख देंगे, ठीक है, बाहर के दर्जा हरारत में उसकी जल्दी उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सवाल नंबर 30 पे आता है। पानी में सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत बढ़ाने का क्या असर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बहुत कम फ़र्क पड़ता है, ये बिल्कुल हल होना बंद हो जाता है, इसकी सॉल्युबिलिटी आधी हो जाती है। तो दुरुस्त जवाब क्या है हमारे पास, बहुत कम फ़र्क पड़ता है। वजह क्या बताता है, टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 8 खोल के देखें हम अगर टेक्स्ट बुक का, तो उसके मुताबिक सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी दर्जा हरारत का बहुत ही मामूली क्या कहते हैं असर होता है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि अद्वियात की दरियाफ्त, तैयारी और इनके इंसानी जिस्म पर असरात का मुताला किस शाख में होता है? केमिस्ट्री की शाख। मेडिसिनल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, फल्की केमिस्ट्री हो गई हमारे पास खला से मुतल्लिक, जियो केमिस्ट्री ज़मीन से मुतल्लिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से मुतल्लिक या न्यूक्लियस जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके मुतल्लिक, ठीक है। और उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ पे अद्वियात का लफ्ज़ आया तो देखना, अद्वियात दवा को अंग्रेज़ी में मेडिसन कहते हैं, तो इसका सिंपली आंसर है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि 32, सवाल नंबर 32 पे आता है कि एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी का मुताला क्या कहलाता है, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में, अब यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, ना हम इसे फिज़िकल कहेंगे, ना एनालिटिकल कहेंगे, ना बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, हम यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, रिएक्शन आ गया, तो हम सिंपली इसका आंसर लगाएंगे बे पे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियाँ और रेडियो एक्टिविटी का मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मुताला होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, सवाल नंबर 33 पे आते हैं। अगर हम ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की तरतीब किस शक्ल में जुड़ी होती है? हेक्सागोन, पिंजरे की मानद, मुरब्बा शक्ल, हेक्सागोनल, ठीक है। तो हेक्सागोनल होती है, ठीक है, ग्रेफाइट। अगर हम यहाँ पे लिखें कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये देखो, ये हमेशा हेक्सागोनल है। यहाँ पे देखो कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या कहते हैं, बॉन्ड बने हुए हैं, या कार्बन के एटम देख लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हैं इसमें, जिसमें हम इसको कहेंगे हेक्सागोनल रिंग। ग्रेफाइट में कार्बन एटम 6 कोनों वाली साख्तों की सूरत में तहों में जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखो कि 6 बने हुए हैं इधर, ठीक है, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6 मतलब के लाइनें बनी हुई हैं इधर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि सवाल नंबर 34 पे आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की आम और बेहतरीन मिसालें कौन सी हैं, ठीक है। चाक और पानी का मिक्सचर, आम नमक और पानी का सल्यूशन, रेत और पानी का मिक्सचर, कंक्रीट रेत और पानी का पानी और चाक और पानी का मिक्सचर, ये तो हो गया ना हमारे पास सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद आम नमक और पानी का सल्यूशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट के ज़रात हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से क्या कहते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो है माइक्रोस्कोपिक दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें कहेंगे इसे होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, सॉरी, ठीक है। और नमक का पानी में सॉल्यूशन एक जैसा होता है, ठीक है, जिसकी तरतीब हर जगह एक जैसी होती है, समझ आई बात, ठीक है। अब देखो, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल केमिस्ट्री की किस शाख का हिस्सा है? फिर वहीं तजर्बाती केमिस्ट्री आ गई, तो हमने सीधा लगा देना है एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोमीटर जो है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम क्या होता है कि ये सैंपल जो होता है हमारे पास, जिस भी चीज़ का सैंपल हो, उसमें से रेज़ गुजार के देखता है और उनकी वेवलेंथ, ठीक है, उनकी वेवलेंथ मेजर करता है, ठीक है, कि इसमें से कितनी रोशनी गुजर रही है। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सैंपल ठीक है या नहीं है, ठीक है, किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ यहीं थे 34 MCQs से, ठीक है। अगर आपको ये समझ आए हों, ये वाला मतलब कि क्या कहते हैं, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप लाजमी शेयर कर दीजिएगा अपने, यार ना करो सब्सक्राइब, ठीक है, इधर क्या कहते हैं मेरे चैनल को। मेरा मकसद ही नहीं है चैनल बनाने का ये कि सब्सक्राइब हो, सिंपली हमारे स्कूल का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें ना बच्चे, मतलब कि बच्चों को ये चीज़ें हमने पढ़ानी थी, क्योंकि छुट्टियां इस बार बहुत ज़्यादा हो, तो हमने कहा कि बच्चे पीछे ना रह जाएं, तो मैंने ख़ास उनके लिए तैयार किया था ये वाला जो मटेरियल था वो। और
सिंपली मैं ये वाली वीडियो 30 मिनट की या 15 मिनट की उधर नहीं भेज सकता व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अगर मैं उन्हें पीडीएफ दे देता तो वो पीडीएफ खोलने का तकल्लुफ़ ना करते, तो मैंने उन्हें मतलब कि यूट्यूब से ही आपको पढ़ाना बेहतर समझा, क्योंकि एक ही लिंक पे आप खोल के देखेंगे, चाहे आप कानों में हैंड फ्री लगा के सुनते रहें, पीडीएफ की तरफ या स्क्रीन की तरफ ना देखें, तो आपको वो जहन नशीन हो जाएंगी चीज़ें। अब करना क्या है आपने कि यही चीज़ें करनी है, कानों में हैंड फ्री लगा लेने हैं और साइड पे मोबाइल रख के ये वाला लिंक खोल लेना है यूट्यूब का, ठीक है, और सुनते रहना है बस, और कुछ नहीं करना, आपका जहन नशीन हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो मेहनत करें, कोशिश करें कि अच्छे नंबर हासिल करें, 9th में मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल करें, ताकि आपको अच्छा सा इंटरमीडिएट में अच्छा दाखिला मिल सके, अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल सके। तो मेहनत करें और आगे से क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा एक मतलब कि आपका रोज़गार लग जाए, अल्लाह पाक से दुआ है। ये सारी चीज़ें मेहनत के बगैर नहीं हासिल हो सकती, ठीक है। ये एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का कि मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती, ठीक है। आगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने स्किलफुल हैं, आपसे ये पूछेगा कि आपके नंबर कितने हैं इसमें और आपको आता क्या क्या है, ठीक है। समझ आई, आपके नंबर 60% से कम हुए तो वो आप ऐसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कोशिश करें। तो कहते हैं कि मतलब कि अगर मुझसे ना गलती हो गई हो, ठीक है, इसमें प्रोनाउंसिएशन में या कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा ये पढ़ाना होता है, तो आधा घंटा या 36 मिनट जो भी हैं, मैंने एक ही दफ़ा में आपको ये पढ़ाना होता है, तो गलतियां तो होती रहती हैं इंसान से। तब तो इसके लिए माज़रत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपका